दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, डिफरेंट सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के बारे में क्या जानते हैं हम? ये एक रिलेशनशिप देता है, किस किस के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो ये एक सिंपल सा रिलेशनशिप है इन दोनों के साथ। तो ये किसने दिया था? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन, जो जर्मन के साइंटिस्ट थे, फिजिक्स साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन। ओम नाम था इनका पूरा। 1787 से 1854 तक इनका लाइफ टाइम रहा है और इन्होंने एक रिलेशनशिप निकाला इलेक्ट्रिक करंट के बीच में और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने एक नाइक्रोम की वायर ली और नाइक्रोम की वायर को अटैच किया एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। इस तरह से ये देखिए, आपको डायग्राम दिख जाएगा, ये रहा इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। तो इसके अंदर क्या किया, इन्होंने नाइक्रोम वायर को अटैच किया और फिर इन्होंने इसका रेजिस्टेंस ले लिया R दोस्तों। और फिर क्या करते गए, वो इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज के बीच रिलेशन दिया इन्होंने। पहले उन्होंने V वोल्टेज की बैटरी ली, सेकेंड टाइम पे 2 बैटरीज ले ली, ये 2 हो गई, फिर 3 हो गई और फिर 4 हो गई। तो डिफरेंट टाइप है। जैसे जैसे वो वोल्टेज को इंक्रीज करते गए तो एमीटर ने भी डिफरेंट वैल्यूज थी। ठीक है दोस्तों, तो डिफरेंट वैल्यूज थी एमीटर ने। और फिर उन्होंने एक ग्राफ ड्रॉ किया। जो ग्राफ ड्रॉ किया वो इस तरह से बना। तो ये देखिए, ये है ग्राफ। तो ग्राफ में जो नीचे एक्स एक्सिस कहलाती है हमारी, और ये वाली वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस पे बना हुआ ये होता है इलेक्ट्रिक करंट दिखाया इन्होंने, और वाई एक्सिस पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस V दिखा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस दिखा दिया, और ये इलेक्ट्रिक करंट। और दोनों के लिए जो ग्राफ बना वो बना स्ट्रेट लाइन। देखिए डिफरेंट वैल्यू, 0.1 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, 0.3 एम्पियर, 0.4। तो इनके लिए डिफरेंट वैल्यू क्या आई, पोटेंशियल डिफरेंस की आई। और जैसे फर्स्ट वैल्यूज के लिए ये बन गया, और सेकंड के लिए ये, थर्ड के लिए ये, फोर्थ के लिए, तो डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये ग्राफ बन गया इनका, और एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से उन्होंने एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया इसके बीच में, और एक स्टेटमेंट दी जिसे हम ओम्स लॉ के बारे में जानते हैं। तो उन्होंने कहा, द पोटेंशियल डिफरेंस V across the end of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it, provided its temperature remain same. This is called Ohm's law. दोस्तों, सिंपल सी डेफिनेशन बन गई कि जो पोटेंशियल होगा मीन्स V होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट के। ठीक है, और कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन होनी चाहिए टेम्परेचर क्या रहे, सेम रहे, कांस्टेंट रहे। टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट या सेम रहे। तो ये देखिए, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और इस I को हम V की तरफ लेके आए तो ये आ जाएगा डिवाइड में V बाई I, और इक्वल टू कांस्टेंट। क्या आ गया दोस्तों, कांस्टेंट आ गया। और इस कांस्टेंट की वैल्यू हमने ले ली R। क्या ले ली, R। तो हमारे पास आ गया V बाई I इज इक्वल टू R, और यहाँ से एक रिलेशन आ गया V इक्वल टू आई आर। क्या आ गया, V इक्वल टू आई आर। तो सिंपल से एक रिलेशन आ गया। ये थी ओम्स लॉ की स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, यदि हम तापमान को कांस्टेंट रखें या फिक्स रखें तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट के। यानी विभवांतर होगा जो विद्युत धारा के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास एक सिंपल सा रिलेशन आ गया कि V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू क्या आ गया, आई आर। ठीक है, तो इसके बारे में और देखिए। अब R की ऐसा यूनिट भी देखते हैं हम। तो ऐसा यूनिट R हो गया रेजिस्टेंस। क्या हो गया, रेजिस्टेंस। तो R को कांस्टेंट बोला हमने, ठीक है, और इसका नाम दे दिया हमने रेजिस्टेंस। क्या नाम दे दिया, रेजिस्टेंस। R इज ए कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटालिक वायर। ठीक है दोस्तों, R क्या है, एक
कांस्टेंट है मेटालिक वायर के लिए, और इसको हमने नाम दे दिया रेजिस्टेंस। हिंदी में इसको हम बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं दोस्तों। दिस इज रेजिस्टेंस नोन एज प्रतिरोध, इसे हम हिंदी में प्रतिरोध भी बोलते हैं। तो उसके बाद इसकी कुछ ऐसा यूनिट्स है, ऐसा यूनिट होती है इसकी ओम। क्या होती है? ओम होती है दोस्तों। ठीक है, हिंदी में भी इसको ओम ही बोलते हैं, इंग्लिश में भी ओम ही बोलते हैं। ऐसा यूनिट आ जाएगी इसकी ओम। देखिए, इट्स ऐसा यूनिट इज ओम रिप्रेजेंट बाय द ग्रीक लेटर ओम। ये हेडफोन का जो सिंबल होता है उसकी तरह से होता है। ठीक है दोस्तों, जो हम हेडफोन लगाते हैं ये उसकी तरह से होता है, तो इसे हमने नाम दे दिया ओम। तो यहाँ से रिलेशन है हमारे पास V बाई आई इज इक्वल टू आर। ये देखिए, V बाई आई इज इक्वल टू आर। तो ये हो गया हमारे पास ओम्स लॉ की सिंपल सी स्टेटमेंट। अब देखिए दोस्तों, हम हर जगह डेफिनेशन भी देते आएंगे, जैसे कि 1 ओम हम बताएंगे कि 1 ओम क्या होता है। आ जाता है डिफाइन 1 ओम, 1 एम्पियर। तो ये अलग अलग डेफिनेशन पूछ लेते हैं आपसे। तो देखिए, आर गिवन है आपको, आर इज इक्वल टू वी बाई आई। यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट रख दें और करंट को 1 एम्पियर रख दें, तो 1 बाई 1 मीन्स कैंसिल हो जाए, तो हमारे पास आ जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 1 ओम। जैसे कि हम पोटेंशियल को भी 1 रख दें और इलेक्ट्रिक करंट को भी 1 रख दें, तो हमारे पास रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 ओम हो जाएगा। देखिए, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट, तो V की वैल्यू 1 वोल्ट ले ली, एंड द करंट थ्रू इट इज 1 एम्पियर। और करंट कितना है? 1 एम्पियर है। टू एंड ऑफ कंडक्टर जो है उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस है जो 1 वोल्ट है, और जो करंट है वो 1 एम्पियर है। देन द रेजिस्टेंस R ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 ओम। देखिए, ये लिख रखा 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, और I को भी हम ऐसा लिख सकते हैं V बाई आर। I इज इक्वल टू V बाई आर भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। करंट थ्रू ए रजिस्टर, यानी आई हमें मिल गया V बाई आर। अब जो करंट हो गया और रेजिस्टेंस के बीच रिलेशन हो गया, इनवर्सली का हो गया। इनवर्सली में क्या होता है दोस्तों? एक चीज बढ़ती है दूसरी घट जाती है। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा, करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, देखिए, इट इज ऑब्वियस फ्रॉम इक्वेशन 12.7। तो 12.7 इक्वेशन ये रही आपकी, यानी कि I इज इक्वल टू V बाई आर, डेट द करंट थ्रू रजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। तो करंट क्या है? रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इफ द रेजिस्टेंस इज डबल्ड, यदि रेजिस्टेंस को हम डबल कर दें, देखिए ऐसे वैल्यू ही पुट करके देख ले रहे हैं हम, I इज इक्वल टू V बाई आर है, और रेजिस्टेंस को हमने रख दिया डबल। क्या रख दिया? डबल। जैसे 2R रखा, तो VR को तो कांस्टेंट मान ले, तो करंट हो जाएगा हाफ। क्या हो जाएगा? हाफ, यानी I इज इक्वल टू 1/2 ऑफ I। सिंपल सिंपल सी बात है ये दोस्तों, I इज इक्वल टू 1/2 ऑफ I। ठीक है, यानी इनिशियल करंट का क्या हो जाएगा? करंट आधा हो जाएगा। देखिए, इफ द रेजिस्टेंस इज डबल देन द करंट गेट हाफ हो जाएगा। इन मैनी प्रैक्टिकल केसेस इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो कई बार क्या होता है, प्रैक्टिकल जो केसेस होते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज भी करना पड़ सकता है और डिक्रीज भी करना पड़ सकता है। ए कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट द करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसे वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं और रियोस्टेट भी बोलते हैं। इन इलेक्ट्रिक सर्किट अ डिवाइस कॉल्ड रियोस्टेट इज ऑफन यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि करंट को चेंज करना होता है वोल्टेज को बिना चेंज किए हुए, तो वहां पे करंट को मेंटेन करने के लिए हम रेजिस्टेंस लगाते हैं। रेजिस्टेंस चेंज करेंगे तो करंट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। और रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए जो डिवाइस लिया जाता है उसको बोलते हैं हम रियोस्टेट। क्या बोलते हैं? रियोस्टेट। इसको डिनोट करते हैं ऐसे, यही एक रेजिस्टेंस को बनाया और उसके ऊपर या तो ऐसे क्रॉस कर दिया, और या फिर ऊपर से ऐसे लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको रियोस्टेट बोलते हैं हम। ठीक है, यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये सिंपल सिंपल सी बातें हैं कुछ इसके बारे में। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है कि इसे हम रियोस्टेट बोलते हैं, और कंपोनेंट हो गया जो, वो क्या हो गया? रियोस्टेट आ गया।
ये तो हो गई डेफिनेशन ओम्स लॉ की, और हमने रियोस्टेट के बारे में पढ़ लिया। तो ये एक्टिविटी 12.2 है। 12.2 में क्या है कि नाइक्रोम वायर ली गई। पहले देखिए एक्स वाई के बीच में एक नाइक्रोम वायर ली गई, फिर नाइक्रोम वायर के को चेंज कर दिया गया, और फिर एक इलेक्ट्रिक बल्ब लिया गया। तो उस तरह से जो एमीटर की रीडिंग थी वो डिफरेंट डिफरेंट है। यानी कि जो नाइक्रोम वायर थी उसने अलग रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया, ऑफर किया, और जो बल्ब है उसने अलग करंट फ्लो किया उसके अंदर, यानी कि रेजिस्टेंस क्या हो गया उसका चेंज हो गया, तो करंट भी चेंज हो गया ऑटोमेटिक। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, और उससे इलेक्ट्रिक करंट भी चेंज हो जाएगा। यदि रेजिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक करंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है कुछ चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो देखिए उनके बारे में देखते हैं हम। जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का वो दो चीज़ों पे मेनली डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो होती है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। देखिए लेंथ के ऊपर डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इनवर्सली मीन्स अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा दोस्तों, और लेंथ के डायरेक्टली लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, दोनों को कंबाइन कर दिया। कंबाइन करते हमारे पास आ गया आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, और प्रोपोर्शनलिटी को हम जैसे ही रिमूव करते हैं यहाँ से रो, एक कॉन्स्टेंट आता है। ठीक है दोस्तों, रो एल बाई ए, यहाँ पे एल लेंथ है, रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। ठीक है, तो ये एक अब हमारे पास अलग सिंबल आ गया इसका। तो वेयर रो, रो क्या है अब हमारे पास? वेयर रो मीन्स ये पी जैसा होता है साइन, पी को थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं हम, तो इसे बोलते हैं रो। तो रो इज कांस्टेंट of proportionality and is called the electrical resistivity of material of the conductor. SI unit of resistivity is ohm meter. तो SI यूनिट ओम मीटर है रेजिस्टिविटी की। ठीक है दोस्तों, जैसे R इक्वल टू रो एल बाई ए तो आपके पास आ गया, और आप यहाँ से रो की वैल्यू निकालेंगे तो आर ए बाई एल आ जाएगा। आर के लिए वो एरिया है, एरिया की मीटर स्क्वायर होती है, मीटर स्क्वायर से 1 मीटर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से आर के लिए रेजिस्टेंस के लिए ओम, और हो गया मीटर। तो ओम मीटर क्या हो जाएगी? रेजिस्टिविटी की यूनिट हो जाएगी। देखिए लिख रखा है इसमें, तो ओम मीटर इसकी ऐसा यूनिट है। इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। द मेटल एंड एलॉयज हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी। तो मेटल और एलॉयज होती है उनकी रेजिस्टिविटी होती है बहुत ही कम होती है। ठीक है दोस्तों, और कितनी रेंज होती है उसकी? 10⁻⁻8। तो रेंज भी देखिए -8 में है। ठीक है दोस्तों, और दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि रेजिस्टिविटी कम होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हो गए दोस्तों। ठीक है, इंसुलेटर। अब इंसुलेटर आ गया हमारे पास, कौन कौन से? जैसे रबड़ आ गया, ग्लास आ गया। इनकी रेजिस्टिविटी का ऑर्डर होता है 10⁻12 से लेके 10⁻17 तक, और बोथ द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल वेरी विद टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ वेरी भी करते हैं, यानी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें एक टेबल दे रखी है यहाँ पे एनसीईआरटी में। ये टेबल देखिए, ये है टेबल। तो कंडक्टर, एलओएज और इंसुलेटर ये दिखा रखे हैं। कुछ पॉइंट्स है वो और देख लीजिए इसी के अंदर, ये पैराग्राफ है जो एलओएज। अब देखिए टेबल 12.2 रिवील दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ एलओए इज जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट मटेरियल या मेटल्स। एलॉयज होते हैं मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, और मेटल एंड नॉन मेटल्स हम कह सकते हैं। तो एलओए जो हायर रेजिस्टिविटी देते हैं, क्यों? ठीक है, क्योंकि मिक्सचर होते हैं। एलॉयज ऑक्सीडाइज भी नहीं होते, डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज और बर्न रेडिली एट हाई टेम्परेचर। ये हाई टेम्परेचर के ऊपर बर्न भी नहीं करते दोस्तों। क्या नहीं करते? बर्न नहीं करते। ठीक है, लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर एटसेट्रा, ये सारे। और टंगस्टन को भी हम यूज करते हैं किसके अंदर? बल्ब के अंदर। बल्ब फिलामेंट, जो पुराने बल्ब आते थे हमारे 100 वोल्ट का बल्ब कहते थे जिसे हम, तो फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। वेयर एज कॉपर, एल्यूमिनियम आर जनरली यूज फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन। इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने के लिए, यानी एक जगह दूसरी जगह भेजने के लिए ज़्यादातर प्रेफर करते हैं वो हम करते हैं किसकी वायर्स? कॉपर की और एल्यूमिनियम की वायर्स करते हैं दोस्तों।
और दूसरा था कि एलॉयज को यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह में, जहाँ पे हायर रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है, टेम्परेचर ज़्यादा देना होता है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ता है दोस्तों, ठीक है। तो ये होता है। और देखिए इनकी कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी हमने बात की थी वो कितनी है, 10⁻⁻8 से लेके और -6 तक, यानी रेंज इसकी देखें तो इतनी ही है, 1.60 इंटू 10⁻⁻8 से सिल्वर की देखो 1.60 10⁻⁻8 कॉपर की है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये कंडक्टर से इनकी रेजिस्टिविटी तो बहुत कम दे रखी है, ठीक है दोस्तों। और फिर आती है एलॉयज। एलॉयज की रेजिस्टिविटी देखिए 49 इंटू 10⁻⁻6, यानी कुछ रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो गई है इनकी अब धीरे धीरे। जैसे कॉपर और निकल जो कॉन्स्टेंटन है, तो दोस्तों ये एलॉय है, यानी कि किस किस का, कॉपर और निकल का है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है 1 मार्क्स का कई बार। मैंगानीन है, ये एलॉय है कॉपर का, मैंगानीज का और निकल का। नाइक्रोम है, ये किसका एलॉय है, निकल, क्रोमियम, मैंगानीज और आयरन, 4 चीज़ों का ये एलॉय है, ठीक है दोस्तों। तो नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी है 100 इंटू 10⁻⁻6। इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स मीन्स जो कंडक्ट ही नहीं करते बिल्कुल भी, उनकी रेजिस्टिविटी दे रखी 10⁻10 से लेके 14, यानी बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी। जो पेपर की है, जो ड्राई पेपर, उसकी रेजिस्टिविटी 10⁻12, ठीक है दोस्तों। तो हमें इन वैल्यूज को याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक आइडिया लगा दें कि थोड़ा थोड़ा सा, मेटल्स की यहाँ तक होती है, नॉन मेटल की यहाँ तक होती है, इतना इतना। जैसे हम देखें तो कंडक्टर होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, उनकी रेजिस्टिविटी माइनस में होती है, फिर जो एल हो जाते हैं, और माइनस में जो थी कंडक्टर की वो -6 तक आ जाती है, 10⁻⁻8 से 10⁻6 तक। एलॉयज की रेजिस्टिविटी है वो हमारे पास आ जाती है 10⁻6 में ही। और फिर इंसुलेटर्स आते हैं वो 10⁻10 से लेके 12 तक, यानी कि बढ़ जाती है रेजिस्टिविटी, ठीक है दोस्तों। तो फिर इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं सिंपल सिंपल से, जो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड है और रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड है दोस्तों। तो देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। देखिए बड़े इजी हैं, अगर आपको समझ आ जाता है तो बड़े इजीली समझ में आ जाएंगे। देखो इसको आप, हाउ मच करंट विल इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम, यानी आर की वैल्यू दे दी दोस्तों हमें। देखो आपको जो जो मिलता है ना वो लिख लें आप, सबसे बढ़िया तरीका ये रहेगा, बेस्ट ऑप्शन। तो सबसे पहला तो इन्होंने कहा कि आर की वैल्यू 1200 ओम है, और वी दे दिया वोल्टेज यानी पोटेंशियल दे दिया हमें, कितना दे दिया 220 220 वोल्ट। नाउ इसने पूछा करंट कितना होगा, तो पहला क्वेश्चन तो ये बन गया। तो आई निकालेंगे हम, आई निकालेंगे तो आई होता है वी बाई आर, और दोस्तों वी की वैल्यू 220 होगी, आर की वैल्यू 1200 कह सकते हैं हम, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 2 से 11 और 2 से 60, तो 11/60, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.18 एम्पियर, जो आपका आंसर भी दिख रहा है, ये देखिए फर्स्ट पार्ट ये आ गया, एम्पियर में आ गया, करंट है। सेकंड में कहता है कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100। अब की बार रेजिस्टेंस को चेंज कर दिया, यानी वोल्टेज सेम है लेकिन रेजिस्टेंस की जो वैल्यू दे दी अब की बार वो दे दी 100 ओम। सेम रिपीटेशन है कि I इक्वल टू वी बाई आर, और V की वैल्यू हमें मिल गई 220, और R की वैल्यू जो है हमारे पास वो 100 आपकी बार, 1 0 से 1 0, 2 से 11, या फिर पॉइंट लगा दीजिए डायरेक्ट, जब भी डिवाइड में जीरो आए तो आप पॉइंट लगा दें, बड़ा इजी रहता है। 2.2 एम्पियर आ गए, देखिए आप। तो जैसे जैसे आपने रेजिस्टेंस को कम किया करंट बढ़ गया, ठीक है ना, तो वोल्टेज तो सेम थी तो करंट बढ़ गया, ठीक है दोस्तों, इजी है क्वेश्चन। तो एक बार आप अगर समझ लेते हैं, एग्जाम में भी ऐसा ही करना, न्यूमेरिकल्स वैल्यू दी होती हैं उनको पहले एनालाइज कीजिए आप, और एनालाइज करेंगे तो क्वेश्चन भी इजीली हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं, 12.4 जो एग्जाम्पल है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। तो दोस्तों V की वैल्यू दे दी 60 वोल्ट, अब की बार देखो जो दिया होता है वो लिख लो। When it draws a current of 4 एम्पियर, और करंट कितना आ गया, I की वैल्यू आ गई दोस्तों 4 एम्पियर, ठीक है, फ्रॉम द सोर्स, बट करंट विल हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। अब की बार
ये देखिए V दे रखा है, लेकिन नेक्स्ट V जो हमारे पास है वो 120 है। ठीक है, तो हमें दोनों केस हमें देखने हैं। तो पहले में तो इसने क्या दे दिया, V दे दिया और I दे दिया, और फिर कहता है कि V की वैल्यू 120 वोल्ट है। तो आप बताइए कि करंट कितना होगा। तो हमें यहाँ पे करंट निकालना है। सेम सर्किट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से पहले हम R निकालेंगे। क्या निकालेंगे? R क्या होता है? V बाई I। तो V की वैल्यू दोस्तों 60 है और I की वैल्यू 4 है, तो 4 से डिवाइड करेंगे 15 एम्पियर। कितना आ जाएगा? 15 एम्पियर। ये देखिए आ गया। अब ये जो आपके पास R आ गया, इस R को हम नेक्स्ट के लिए यूज कर लेते हैं कि हमें I चाहिए। I की वैल्यू क्या आ जाएगी? V बाई R। तो V की वैल्यू आपको मिली हुई है, कितनी है? 120 वोल्ट, और R की वैल्यू 15 1 15 से 8 पे चला जाएगा दोस्तों, 8 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्राई कर लें। कोई प्रॉब्लम बनती है तो आप कमेंट्स करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे और भी न्यूमेरिकल्स और कंसेप्ट। थैंक यू।